आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कहने का क्या मतलब है? हमारा जो डीएनए है उसका लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। 2.2 मीटर मतलब एक आदमी से भी बड़ा। तो इतना बड़ा जो हमारा न्यूक्लियस का हेलिक्स है वो कैसे एक सेल, उसके भी अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर अरेंज होता है। इसी को हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में। जैसा कि हमें पता है हमारा डीएनए कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और नेचर इसका कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? ये बेसिक नेचर वाले चीज़ में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अगर इसको अरेंज करना है तो कोई बेसिक सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक सब्सटेंस यूज होगा उसका नाम है हिस्टोन। क्या? हिस्टोन। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के पहले कुछ जानते हैं। जो हमारा डीएनए हेलिक्स है उसमें जो दो बेस पेयर होता है, दो बेस पेयर, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। जो हमारा लेंथ है डीएनए का वो मेनली कितना होता है? बहुत ही बड़ा होता है। अगर कैलकुलेट करें तो लगभग कितना हो जाएगा? 2.2 मीटर हो जाएगा। और अगर बेस पेयर में देखें तो कितना हो रहा है? ये देखिए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो रहा है। ठीक है, तो जितना बेस पेयर होता है उतना ही लंबाई होती है हमारा डीएनए का। तो डीएनए का लंबाई किस पे बेस डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बेस पेयर पे। ठीक है, अगर ई कोलाई का हम लेंथ देखें तो सिर्फ 1.36 mm होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता है? प्रोकैरियोट में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है या ना के बराबर होता है। जैसे कि ई कोलाई में क्या है? कोई भी डिफाइन न्यूक्लियस नहीं है। तो डीएनए क्या होगा? पूरे सेल में स्कैटर होगा, मतलब इसको कहीं पर भी नहीं होगा, पूरे सेल में से घूमता हुआ मिलेगा। ठीक है, और डीएनए हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इसको हेल्ड करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? डीएनए हमारा रहेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच रहेगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोड। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। डीएनए क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो प्रोटीन रहेंगे वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये इसी के साथ बाइंड रहेगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोड। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोड। ये तो प्रोकैरियोट की बात हो गई। लेकिन यूकैरियोट में हमें पता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इतना इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा भी डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये हमारा डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये क्या सिंपली किसी बेसिक प्रोटीन से मिल जाएगा? नहीं, ये एक पार्टिकुलर बेसिक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से मिलता है जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। ठीक है, तो होता क्या है? जैसे कि हमें पता है ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये हमारा हिस्टोन है। तो क्या करेगा हमारा डीएनए? पहले इसमें आके अरेंज हो जाएगा, 2 राउंड बनाएगा, फिर ये चला जाएगा दूसरे हिस्टोन में। ऐसा करके ये क्या बनाता है? हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ठीक है, और इस तरह अपने आप को अरेंज करता है। तो वही कह रहा है जो प्रोटीन है ना वो क्या है? चार्ज एक्वायर करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। इसी के कारण ये बेसिक इन नेचर होता है। हिस्टोन और भी बेसिक होता है और इसमें एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा हिस्टोन में कौन कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है, तो लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखिएगा कौन सा? लाइसिन और आर्जिनिन, जिसके कारण इसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक, और इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन है ये मेनली किस फॉर्म में रहता है? तो 8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका नाम हिस्टोन ऑक्टामर है। जिसमें बताया ना पहले हमारा न्यूक्लियस आता है, डीएनए आता है, डीएनए का हेलिक्स एक में जुड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड बना के फिर दूसरे में जाएगा, फिर डबल लूप करके तीसरे में जाएगा। इस तरह अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ये जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है अपने आप को रैप करता है हिस्टोन ऑक्टामर में और एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोजोम, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक न्यूक्लियोजोम में 200 बेस पेयर होता है डीएनए हेलिक्स का। कितना? 200 बेस पेयर होता है डीएनए हेलिक्स का। और न्यूक्लियोजोम क्या होता है? जब डीएनए अपने आप को हिस्टोन ऑक्टोमर में रैप कर लेता है पूरी तरह, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोजोम, और उसमें लगभग 200 बेस पेयर होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोजोम रिपीट करता है। न्यूक्लियोजोम क्या है? एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है ना, वो क्या है, सॉरी, जो हमारा न्यूक्लियोजोम है ना, वो अपने आप को रिपीट करता है। मतलब बहुत सारा ऐसा क्या है, न्यूक्लियोजोम है, उसी को कहते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है? तो एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी है जो मेनली न्यूक्लियस में दिखता है। और जो हमारा न्यूक्लियोजोम है वो क्रोमैटिन में कैसा दिखता है? बीट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए, लग रहा है ना कि बीट्स की तरह अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है? एक बेस है जिसमें आके हमारा डीएनए क्या होता है? डीएनए का हेलिक्स रैप करता है और न्यूक्लियोजोम बनाता है। न्यूक्लियोजोम बन गया। अब बहुत सारे न्यूक्लियोजोम क्या होते हैं? एक जगह अरेंज हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन पे ये जो न्यूक्लियोजोम है वो कैसा दिखता है? तो बीट्स की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और इसको हम कैसे, क्या से देख सकते हैं? तो इसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब ये जो बीट्स हैं जो क्रोमैटिन पे पाए गए हैं, ये बाद में क्या करेंगे? क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस और कॉइल होंगे, मिस कंडेंस और कॉइल होंगे मेटाफेज स्टेज में, और वो क्या बनाएगा? क्रोमोजोम बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, और भी ज़्यादा एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन आता है ताकि इसको क्या कर सके? पूरी तरह पैक कर सके। यही एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। क्योंकि ये प्रोटीन हिस्टोन नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रहता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब टिपिकल न्यूक्लियस में क्या होता है? कुछ जो रीजन होता है क्रोमैटिन में कुछ रीजन होता है वो लूजली पैक होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। और कुछ रीजन जो होता है वो डेंसली पैक्ड, जैसे देखिए ये कुछ रीजन क्या है? लूजली पैक्ड है, और कुछ रीजन क्या है? डेंसली पैक्ड है। मतलब बिट्स जो है ना वो डेंसली अरेंज है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूक्रोमैटिन, और इसको कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। मतलब जो लूजली पैक्ड है उसको कहेंगे यूक्रोमैटिन, और जो डेंसली पैक्ड है उसको कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। अभी जो यूक्रोमैटिन है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टरी एक्टिव क्रोमैटिन भी कहते हैं। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल का सर्च चालू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था? मिस्कर ने डीएनए को न्यूक्लिन बोला था, और उसी समय हमारे मेंडल ने क्या किया था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका डिस्कवरी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1926 में मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस आया, ठीक है। बाद में मेंडल, सटन, हंट, बहुत साइंटिस्टों ने कोशिश किया। लास्ट में एक फ्रेडरिक ग्रिफ थे, 1928 में इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। इस प्रिंसिपल में था क्या? तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, इसको क्या किया? इन्होंने कल्चर किया, ठीक है। कुछ क्या करता है? प्रोड्यूस किया स्मूथ शाइनी कॉलोनी, या कुछ प्रोड्यूस किए रफ कॉलोनी, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें म्यूकस का कोट होता है। जो एस जो स्मूथ वाला था उसमें म्यूकस का कोट होता है, रफ वाला में वो कोट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या किया गया? ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाला था जो विरुलेंट होता है उसको क्या किया? अभी एक क्या है ये? सबसे पहले मॉस पे इंजेक्ट किया गया। कौन सा? तो एस वाला। तो मॉस मर गया, ठीक है। अब आर स्ट्रेन को मॉस में इंजेक्ट किए, ठीक है। चूहा अच्छा से नहीं बना हुआ है, मान लीजिए इसमें इंजेक्ट किए रफ स्ट्रेन को, तो क्या हो गया? हमारा मॉस जिंदा हो गया। तो अब ये प्रूव कर रहे हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है किस में? आर में या एस में? बाद में उन्होंने क्या किया ना, एस को क्या कर दिया? हीट कर दिया, ठीक है। अब हीट करने पे क्या होता है? मेलिप्रोटीन ये सब मर जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद उसको फिर से हमारे मॉस में इंजेक्ट किया, तो हमारा मॉस लाइव हो गया। लेकिन जब हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को जब मिला के इंजेक्ट किया गया तो फिर से हमारा मॉस डाई कर गया। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा एस बैक्टीरिया है उसमें प्रोटीन ये सब मर गया, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए जिंदा है और वो आर को एस में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो मेरे लिए क्या कर रहा है, हीट किल एस स्ट्रेन को क्या कर रहा है। कुछ तो इसमें ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन मेरे लिए क्या कर रहा था, सिंथेसिस कर रहा था स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड को, जो बहुत विरुलेंट था, और ये होता था किसमें, एस में। तो इसी को कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन इन्होंने ये अभी तक पूरी तरह प्रूफ नहीं किया। ठीक है, तो बाद में इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ओसवाल्ड ने, कोलिन ने और मैकार्थी ने क्या किया, वर्क करना चालू किया। ठीक है, वर्क करने पे इन्होंने क्या किया ना, पहले 3 चीज़ लिए, मैंने जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सबका बायोकेमिकल लिया। ठीक है, अब जो हीट किल्ड एस सेल था उसको क्या किया, लाइव आर सेल में इंजेक्ट किया। ठीक है, तो वो एस सेल में ट्रांसफ़र हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, सबको एक मिक्सचर में डाला और मतलब हमारे सेल को मिक्सचर में डाला, उसको अलग अलग सबको कर दिया। कैसे, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया। जो मेनली देखें क्या किया, पहले हमारा एक सेल लिया, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया। ठीक है, तब भी क्या हो गया, हमारा सेल जो मॉस है वो मर जाता है। ठीक है, फिर सेल लिया, ये कौन सा है, दोनों मिक्सअप वाला है, उसमें आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, तभी हमारा सेल मर जाता है, मॉस मर जाता है। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला तो हमारा मॉस क्या है, जिंदा रह जाता है। इसका मतलब इससे क्या होता है, डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। ठीक है, जो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता था। अब जेनेटिक मटेरियल तो पता चल गया डीएनए है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से प्रूफ किया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था केज के द्वारा। ठीक है, मेनली इन्होंने एक वायरस को लिया। ठीक है, वायरस ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, तो उस वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया पर अटैक करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल को देगा। ठीक है, तो मेनली वो जेनेटिक मटेरियल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, हर्शे और चेज ने 2 चीज़ लिया, या तो प्रोटीन हो सकता है या हमारा डीएनए हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, अब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे बैक्टीरिया में इंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने वायरस को 2 मीडियम में क्या किया, ये कल्चर किया। एक मीडियम फास्फोरस का बना हुआ था, दूसरा मीडियम सल्फर का बना हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब डीएनए जो है वो मेनली फास्फोरस को रिटेन किया, मतलब डीएनए में हमें फास्फोरस मिला लेकिन प्रोटीन में नहीं। और डीएनए में मेनली क्या होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, जो डीएनए में नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या हुआ, कल्चर किए तो जो डीएनए था उसमें क्या मिला, फास्फोरस मिला, और प्रोटीन में क्या मिला, सल्फर मिला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि वो जो बैक्टीरियोफेज था, वायरस था, उसको इकोलाई के अंदर डाले। तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस यूज होता है। इन्फेक्शन, जैसे ही वो आके अटैच होगा उसको इन्फेक्शन कहेंगे। अब वो अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में डालेगा तो उसको ब्लेंडिंग कहेंगे। अब वो दोनों क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज हो गया तो मेनली क्या मिला, मेनली जो प्रोटीन है ना उसका सुपर नटेंट में क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रेजेंट होता है। लेकिन जो डीएनए है उसका सुपर नटेंट में रेडियो एक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है। और वो रेडियो एक्टिव कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा डीएनए क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो मेनली ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को। अब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो इसमें मेनली हम डीएनए और आरएनए को क्या किए हैं, वर्सेस किए हैं, एक दूसरे से
अपोजिट रखे हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जैसा जानते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मेनली ये सॉल्व हुआ था हर्शेज एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हमने किया, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आरएनए भी कुछ कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि टोबैको मोसिक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो रियल में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें है, उसमें एबिलिटी होना चाहिए रेप्लिकेशन का, ठीक है। दूसरा, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, उसमें जो चेंजेज होना चाहिए, म्यूटेशन, वो स्लो होना चाहिए। चौथा, वे अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर से एक्सप्रेस करना चाहिए। जो हमारा डीएनए है इसमें सारे ये बातें हैं, लेकिन आरएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे ये सब रूल्स हैं, क्या है, क्राइटेरिया हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा आरएनए से, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में लिए स्टेबल होता है और वो चेंज नहीं करता है। यहाँ तक समझ में आ गए। स्टेबिलिटी हम किससे चेक किए थे, तो ग्रिप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स पे चेक किए थे कि इसको हीट किए थे, हीट होने के बाद भी क्या है, जो डीएनए है वो मरा नहीं था और वो ये बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे कि मॉस मर गया था। तो ठीक है, ग्रिप एक्सपेरिमेंट भी ये प्रूफ करता है कि डीएनए स्टेबल होता है, डीएनए नहीं जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारा मेनली क्या है, डीएनए है। डीएनए में मेनली 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों एक दूसरे के जुड़े होते हैं, मतलब कम्प्लीमेंट्री होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। आरएनए में 2 बेस पे क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा लेवियल और इजीली हम इसको डिग्रेडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आरएनए है इसको कैटालाइटिक भी कहते हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। लेकिन डीएनए क्या है, केमिकली लेस रिएक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए, ठीक है। इसलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल मान रहे हैं। अब क्या कर रहा है, अब डीएनए में क्या है, थायमीन प्रेजेंट होता है यूरासिल के जगह, और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है थायमीन के जगह। दोनों डीएनए और आरएनए म्यूटेट कर सकता है, लेकिन आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका म्यूटेशन फास्टर होना चाहिए। लेकिन जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया क्या है, म्यूटेशन स्लो होना चाहिए, ठीक है। आरएनए क्या है, मेनली सिंथेसिस करता है प्रोटीन को और सारा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। लेकिन डीएनए हमें जो हमारा डीएनए है वो आरएनए को सिंथेसिस करता है। तो डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा एक आरएनए चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी किसको कहा जाता है, आरएनए को, उसके चारों तरफ ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और ये भी जान गए कि हमारा डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब आते हैं आरएनए वर्ल्ड में, क्या है, आरएनए वर्ल्ड।